समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। समाअत के बाद जजेस ने फैसला महफूज कर लिया। अगर आजम खान को इस केस में जमानत मिल जाती है तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे। इस मामले पर अगले हफ्ते फैसला आ सकता है। वाज़ेह हो कि आजम खान को अब तक 71 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है, इसलिए वो इस आखिरी केस में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। जिस मामले में आजम खान को जमानत नहीं मिली है वो वक्फ बोर्ड की जायदाद पर गलत कब्जे से मुतालिक है। इस मामले में आखिरी समाअत 4 दिसंबर 2021 को हुई थी, तब भी फैसला महफूज कर लिया गया था। आजम खान गुज़िश्ता 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। इनकी जमानत पर भी काफी सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर ही एक अलग लड़ाई शुरू हो गई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब आजम खान के मीडिया एडवाइजर फसाहत अली ने अखिलेश यादव पर बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि एसपी सरबराह नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। इस बयान के बाद एसपी के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई थी और कुछ मुस्लिम लीडरों ने भी इस्तीफे दे दिए थे। कानपुर के घाटमपुर कस्बे के इस्लामी स्कूल यानी एक मदरसे पर आज इंतजामिया का बुलडोजर चला। स्कूल इंतजामिया की अदम मौजूदगी में 3 जेसीबी के जरिए मुनहदिम किया गया। स्कूल इंतजामिया के आने तक इन्हिदामी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। कानपुर में मदरसा इस्लामिया पर चला बुलडोजर। इंतजामिया की अदम मौजूदगी में हुई कार्रवाई। 12 क्लास रूम्स और एक छोटी लाइब्रेरी जमी बोस। करोड़ों का हुआ नुकसान। यूपी में बुलडोजर का खौफ चारों तरफ फैला है। गैर कानूनी तौर पर जमीन कब्जा करने वालों में डर हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अब तो स्कूल और मदरसों पर भी बुलडोजर चलने लगे हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। कानपुर के घाटमपुर में वाक़ई एक मदरसा में बल्दिया के अहलकार पहुंचे और मदरसा इंतजामिया की अदम मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया गया। जिम्मेदारान के पहुंचते मदरसे का काफी नुकसान हो चुका था। तो इसकी इत्तला हमें मिली तो फौरन काजी शाहिद साहब से रास्ता हुआ, बातचीत हुई और ये हुआ कि हम मौके पे जाके इस चीज़ को देखा जाए। तो जब तक हम लोग पहुँचे हैं वहाँ, हमारे पहुँचने तक काफ़ी कार्रवाई डैमेज की वो कर चुके हैं, काफ़ी हिस्सा गिराया जा चुका था। हमारे पहुँचने के बाद जब इंतज़ामिया से वहाँ एसडीएम साहब थे मौके पे मौजूद थे, बातचीत हुई, तो उस बातचीत के बाद उन्होंने फिर मशीनें वापस की। इस पूरी कार्रवाई पर सवाल ये उठ रहा है कि जब नगर पालिका के जरिए मदरसा इस्लामिया को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और वहां किसी जिम्मेदार के मौजूद न होने पर मदरसे पर कार्रवाई कैसे शुरू कर दी गई। अगर गैर कानूनी इमारत है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि जब सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, दस्तावेज जो थे मदरसे के दिखाए गए, उसके स्कूल के मदरसे के, तो वो सब सही साबित हुए। उसके बाद फिर वहाँ पे जो कुछ उन लोगों ने नुकसान किया तो वो सब तो हो चुका था, लेकिन नुकसान की भरपाई की मांग करी और डीएम साहब से अधिकारियों को निलंबित करने की भी बात कही और डीएम साहब से ये बात कही कि सही पैमाइश जो हो जाए, जो गलत तरीके से काम हुए वो ना हो, बल्कि सही पैमाइश हो और सही तरीके से पूरे काम अंजाम हो। और जिस तरीके से ये किया है, किसी और मदरसे या स्कूल पर इस तरीके की कार्रवाई ना होने पावे। बुलडोजर की कार्रवाई से गिरने वाली इमारतों को तकरीबन 5 करोड़ का नुकसान पहुंचा है, जिसके इजाले के लिए सिटी काजी ने इंतजामिया से बात करते हुए मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर किस तरह की जांच होती है और कैसी कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके के कनावली गांव में गाजियाबाद इंतजामिया करोड़ों की गैर कानूनी जमीन को खाली कराने पहुंचा। एसडीएम सदर सीओ इंदिरापुरम अभय कुमार मिश्रा भी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। वाज़ेह है कि 20 से 25 साल से इस जमीन पर नाजायज कब्जा था।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मां पर शायरी के लिए मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना ने यह शेर सीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी मां से मुलाकात की तस्वीर पर शेयर किया है, जिसमें मज़कूरा शेर लिखा हुआ है। मुनव्वर राना की शायरी से मुख्तलिफ माने निकाले जा रहे हैं। वाज़ेह हो कि यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले मुनव्वर राना ने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा वज़ीर आला बनते हैं तो वो यूपी को तर्क कर देंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ 3 मई को 3 रोजा उत्तराखंड के दौरे पर गए थे। इसी मौके पर वो अपने गांव पहुंचे और अपनी मां से भी मुलाकात की। उन्होंने अपनी वालिदा से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो वायरल हो गई। मुनव्वर राना ने भी इस तस्वीर की बुनियाद पर अपनी शायरी नकल की। सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुनव्वर राना का ट्वीट आते ही वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें बेहतरीन शायरी पर मुबारकबाद देते नजर आए। साथ ही ट्रोल करने वालों ने भी शदीद सवालात उठाए। आरएसएस की शाखा की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने यूपी में तिरंगा शाखा लगाने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आरएसएस के नजरिए का मुकाबला करने के लिए पार्टी 10,000 तिरंगा शाखाओं का क़याम करेगी और इसके लिए बाकायदा शाखा प्रमुखों की तकर्री भी की जाएगी। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने कहा कि समाज में कौमी एकता और फिरकावाराना हम आहंगी कायम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर तिरंगा शाखा लगाने का फैसला किया है। हमारी शाखाओं में मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की बात होगी। हमने नारा दिया है हर भारतीय की पहचान, तिरंगा निशान और भारत का संविधान। हम भारत के तिरंगे को सामने रखकर बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। ये देश किसी मोदी योगी के फरमान से नहीं, भारत के संविधान के मुताबिक चलेगा। इस बात का हम संकल्प लेंगे। देश के महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे उस तिरंगा शाखा में। 10,000 तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे, शाखा प्रमुख बनाएंगे। 1 जुलाई से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भाईचारे, एकता और भारत को मजबूत करने का है। ललितपुर से वापसी के दौरान कानपुर में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कानपुर में मीडिया से बात की। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। पुलिस से अगर पॉलिटिकल लाभ नहीं लिया, पुलिस को आप चुनाव जिताने में लगा दोगे और पुलिस को इसमें लगा दोगे कि आप चिन्हित करिए कि विपक्ष के लोग कौन है, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो वो अपनी मर्जी का काम तो थोड़ा बहुत करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं और आए दिन शिकायत मिलती है, आए दिन पुलिस शामिल मिलती है कई कामों में। मान लीजिए आपके शहर की खबर है, तेल माफिया व अपराधी का पुलिस संज्ञान, बिना पुलिस के कैसे गलत काम हो सकते हैं। यूपी में माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। मगरबी यूपी के ड्रग माफिया तस्लीम के खिलाफ मेरठ में पुलिस की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। गैर कानूनी तरीके से मंशियात के कारोबार से लेसाड़ी गेट थाना इलाके के शानदार कॉलोनी में बनाई गई तकरीबन 1.5 करोड़ कीमत की प्रॉपर्टी को कल पुलिस ने कुर्क करने के बाद आज लालकर्ती और कैंट थाना इलाके में 50 लाख की प्रॉपर्टी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। तस्लीम में एक बहुत बड़े अपराधी हैं। इनके विभिन्न थानों में 50 से ऊपर मुकदमे है। कल भी जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस थी थाना साड़ी गेट में, उसी के तहत आज एक कार्रवाई और करी जा रही है। ठीक सर। ये जो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी, इसकी कीमत 50 लाख से ऊपर है। और भी जांच कर रहे हैं कि तस्लीम ने अवैध तरीके से धन अर्जित करके और कौन सी संपत्ति खरीद रखी है अपने या अपने सगे संबंधियों के नाम पर, उन पर भी सेम कार्रवाई करी जाएगी। इसकी वर्तमान में जो मूल्य 50 लाख से ऊपर है। गाजियाबाद घंटाघर कोतवाली के इलाके बजरिया में होटल आर्यदीप से खातून की लाश मिली। महलूका एक नौजवान के साथ होटल आई थी। सुबह जब होटल का अमला सफाई के लिए होटल के कमरे में पहुंचा तो पूरा वाकया रोशनी में आया। लड़की का नाम प्रियंका बताया जा रहा है, जो कि अलीगढ़ की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक दोनों में लड़ाई हुई, जिसके बाद कत्ल को अंजाम दिया गया। कत्ल के बाद नौजवान मौके से फरार हो गया। बजरिया चौकी क्षेत्र थाना कोतवाली को सूचना मिली कि बजरिया में एक होटल में एक महिला का मृत शरीर मिला है। तत्काल मौके पर उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण घटनास्थल करा और एफएसएल की टीम बुला ली गई
इसमें जो युवती की इस महिला की पहचान हुई है वो प्रियंका देवी वाइफ ऑफ व्यापारी सिंह के नाम से हुई है, जो आईडी इनके पास मिली है, जो कि अलीगढ़ की रहने वाली है, जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष लिखी हुई है इनके आईडी कार्ड में। तत्काल इनके परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है। इसमें पंचनामा करके वीडियोग्राफी के थ्रू एक पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में नाबालिग लड़की की इस्मतदरी के मुलजिम एसएचओ को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस सिलसिले में कल 2 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया गया था। ख्याल है कि मुतासरा की मां की शिकायत के मुताबिक चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया नामी मुलजिमीन ने 22 अप्रैल को इसकी बेटी का अगवा किया था और इज्तिमाई इस्मत रेजी की थी। इल्जाम है कि मामले की शिकायत करने पहुंची बच्ची की थाना इंचार्ज ने इस्मतदरी की। इस वारदात पर अपोजिशन जमातें योगी हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही हैं। देखिए, उसकी माँ न्याय चाहती है, माँ सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। और मुख्यमंत्री आवास पता नहीं कैसी दीवारें बन गई हैं जो चीख पुकार और परेशानी दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। और एक जगह की घटना नहीं, हर जगह आप देख सकते हो। क्या जीरो टॉलरेंस है? सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हैं, सबसे ज्यादा थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। तो क्या जीरो टॉलरेंस है? गरीब आदमी थाने में जाने के लिए घबरा रहा है। जो व्यवस्था दी थी डायल 100, केवल नाम बदल दिया, उस व्यवस्था को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे। क्या पुलिस को गाड़ी नहीं दे सकते हैं? रिस्पांस सिस्टम क्यों खराब कर दिया गया? इनकी सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है। 5 साल इन्होंने कितनी गाड़ियां बढ़ाई और आगे 5 साल में कितनी गाड़ियां बढ़ाएंगे? अगर डायल 100 को स्ट्रेंथन कर दें तो शायद गरीब की मदद होने लगेगी। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और अब आइए एक नजर डालते हैं खास बात बिहार की सुर्खियों पर। बिहार में राज्यसभा की एक नशिस्त के लिए जिमनी इंतखाब का ऐलान। 30 मई को होगा इलेक्शन। जेडीयू एमपी किंग महेंद्र की मौत की वजह से सीट खाली हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट सुनील कुमार पिंटू से धोखाधड़ी की कोशिश। जाली व्हाट्सएप अकाउंट से 5005 के 20 वाउचर्स का मुतालबा। लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को किया गया मुत्तला। बिहार को करोड़ों की सौगात सीएम नीतीश कुमार ने 16 महकमों की 188 इमारतों का किया इफ्तिताह। 16 महकमों की 56 इमारतों का संग बुनियाद भी रखा। प्रशांत किशोर का ऐलान, अभी नहीं बनाऊंगा पार्टी, पहले बिहार में 3000 किलोमीटर करूंगा पद यात्रा, फिर सियासी पार्टी बनाने पर करूंगा गौर फिक्र। प्रशांत किशोर ने फिलहाल कोई सियासी पार्टी तश्कील न देने का ऐलान किया है, लेकिन वो बिहार में सियासी बदलाव लाने के लिए अपने तौर पर कोशिश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार 30 साल के लालू और नीतीश कुमार राज के बाद भी पसमानदा है। तरक्की के मुख्तलिफ अशारियों पर रियासत दीगर रियासतों से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत को तरक्की के राह पर ले जाने और सियासी बदलाव लाने के लिए नई सोच और नई कोशिश की जरूरत है। पीके ने कहा कि यह तब्दीली तनहा नहीं लाई जा सकती। लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रशांत किशोर ने 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करने का ऐलान किया। यह यात्रा चंपारण से 2 अक्टूबर को शुरू होगी। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं
पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली, मोहल्ले, जो महत्व जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्रा करेंगे। प्रशांत जी, पदयात्रा की नौबत क्यों आ गई बिहार में? इसमें नौबत का क्या है, हम लोगों ने जैसा आपको बताया कि 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद आज उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं, जैसे जिसकी मैंने चर्चा अभी की है। लेकिन उनके अच्छे कामों के बावजूद सच्चाई ये है कि 30 वर्ष के बाद देश में बिहार आज भी सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज देश में सबसे निचले पायदान पर है। तो उसको जो हमने पीछे 15 साल या 20 साल का जो रास्ता हमने तय किया है या जो रास्ता हमने अपनाया है, स्वाभाविक है कि अगर बिहार को अग्रणी राज्यों के श्रेणी में जाना है, अगर हमें 10 साल 15 साल में अपनी जर्नी अलग करनी है तो उसके लिए एक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि ये नई सोच या नया प्रयास किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। ये बिहार के लोगों की सामूहिक सोच का ही से ही संभव है। वो लोग बिहार में जो बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं, जो बिहार के मुद्दों को समझते हैं, जो लोग यहाँ की समस्याओं को सुलझा सकने की काबिलियत रखते हैं और सबसे बढ़ के बिहार के लोगों जिनके मन में बिहार को बदलने का एक जज्बा है, इन सारे लोगों को, ऐसे लोगों को अगर हम एक साथ लेकर आएंगे और वो मिलकर कोई अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तो उससे मुझे लगता है कि बिहार की दिशा और दशा बदल सकती है। किसी दल के साथ क्यों नहीं जा रहे, या तो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, या फिर अन्य किसी दल के साथ जाने की बात? ये दल या जो नेता हैं जिनके साथ मैंने पहले काम भी किया है, इन्होंने तो पिछले 30 साल बिहार को चलाया है और इनके प्रयासों के बावजूद हम हैं जहां पर हैं। इनके प्रयासों के बावजूद बिहार की स्थिति जो है वो आपके हमारे सामने है। तो फिर उन्हीं दलों के साथ जाकर फिर वही प्रयास करने से तो कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं आ सकता है। मैं कोई दल बना नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सोच को लेकर पब्लिक में, जनता में हमें जाना है। जाने के माध्यम कई हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर सबसे ज्यादा लोगों से मिलना है तो मुझे उसके लिए प्रयास करना होगा, मुझे पदयात्रा करनी पड़ेगी, मुझे लोगों के घर घर जाकर मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। बिहार के हर शहर, गांव, गली, गूचे, मोहल्ले में अगर मुझे जाकर लोगों को मिलना है, उनको समझना है तो उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ये पदयात्रा की घोषणा करी। नीतीश कुमार से भी मिलना था आपको, लेकिन आप नहीं मिल पाए। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मेरे उनसे बहुत मधुर संबंध हैं और जब भी नीतीश जी बुलाएंगे उनसे नहीं मिलने का सवाल नहीं है। मिलने की एक जगह बात थी, जो किसी कारणवश में कहीं फंसा रह गया, मैं नहीं जा पाया। आगे जब कभी भी बुलाएंगे तो जाकर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 सालों की जिक्र आप हमेशा करते हैं कि 30 साल बिहार में कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही, मैंने इसकी उलट बात कही है। मैंने ये कहा कि 30 साल में जो काम हुआ, जो विचारधारा से सरकारें चली, उसके बावजूद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। मैंने किसने क्या नहीं किया, मैं तो उलट बात कह रहा हूं। मैंने कहा कि लालू जी के टाइम में जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको जबान दी, उनको आवाज आई, उनको आवाज दिया गया, सामाजिक न्याय की बात हुई। मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के काल में आर्थिक विकास हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि सड़कें और बिजली बनी है। लेकिन ये सच्चाई है। तो दूसरी सच्चाई ये भी है कि इन सब के बावजूद बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य है। तो आगे का रास्ता वो नहीं हो सकता है जिस रास्ते पर चलकर हम 20 साल पत्र भी मांग रहे हैं नीतीश कुमार से आपकी? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा तो मैंने ये कहा कि आपको सरकार से मांगना चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति या किसी इशू पर अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे पहले बिहार के लोगों के साथ रह के, समझ के, बात को जब तक मैं गंभीरता से समझूं नहीं तो अब तक मैं कोई टीका टिप्पणी किसी स्कीम पर, किसी इशू पर नहीं करना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल, क्या ये माना जाए कि पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी होगी जन सुराज? मैं ये नहीं कह सकता हूं। मैंने आपको बताया कि जो समाज में लोग हैं जो इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं या रख सकते हैं, अगर वो सब साथ में आएं और वो एक समय पर ये तय करें कि हमें पार्टी बनानी है, तो प्रशांत किशोर भी उस पार्टी के एक मेंबर हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसके चुनाव में क्या भूमिका? भाई, अब चुनाव का तो अभी है नहीं, बिहार में कोई चुनाव है नहीं, तो अभी से उसकी बात करना बेमानी है। तो बिल्कुल प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अब कहा जा सकता है कि मैदान में आ चुके हैं और अब पदयात्रा करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की है, आने वाले दिनों में वो एक मुख्य धारा की सियासत में नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
प्रशांत किशोर के दौरे पर बिहार हुकूमत के वजीर प्रमोद कुमार ने तंज किया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क प्रोपेगेंडे से नहीं एजेंडे से चलता है। कंपेनिंग से सरकार नहीं बनती है, जनता की मैंडेट से सरकार बनती है। अंगुड़ी के बटन दबाने से सरकार बनती है। ये देश एजेंडा पर चलता है श्रीमान, प्रोपगंडा पर नहीं चलता है। जो आज इधर उधर के बात कर रहे हैं, यही कल तक उनको क्या कहते थे, ये भारत के सबसे काबिल हम लोग के नेता हैं, नहीं कहते थे। आज क्या हो गई। आरा के सदर अस्पताल में नौमौलूद की मौत के बाद लवाहिकीन ने जमकर हंगामा किया। नौमौलूद की मौत पर नाराज रिश्तेदारों ने इस दौरान अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में हंगामा किया। लवाहिकीन ने न सिर्फ नर्सों के साथ बदतमीजी की बल्कि गार्ड्स और हेल्थ वर्करों को भी जदोकोब किया। हंगामा आराई की वजह से मैटरनिटी वार्ड में तैनात तमाम नर्सें मौके से फरार हो गई। ताहम बाद में थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को रफा दफा कराया। यही कि बच्चा का हुचकी आ रहा था, तो भैया जो बोले थे कि डॉक्टर की थोड़ा देख लीजिए, नर्स थी यहाँ बैठी थी कैबिन में, तो बोले कि थोड़ा देख लीजिए। तो बच्चा बोले कि ना डर से हुचकी, मैंने हुचकी ले रहा है। तो बोले कि ये नहीं बोलेगा कि मतलब हाँ तब तो बोले ना, तो भैया बोले कि ठीक है बैठिए, हम अपन जा रही था। मेन ब्रांच में गई, वहाँ से यहाँ पर गई, क्या बोले ICU में, वहाँ से फिर बोला यहाँ पर जाने के लिए। बिहार में शराब पर पाबंदी के कानून को मजीद मौसर बनाने के लिए वजीर आला नीतीश कुमार की हिदायत पर एक्साइज पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में आया है। एक्साइज थाने में तैनात एहलकारों को भी इम्तिनाई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हक हासिल होगा, जो पहले नहीं था। पहले महकमा एक्साइज के अफसरान मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इन्हें पुलिस एहलकारों की तरह तमाम इख्तियारात दे दिए गए हैं। पटना में प्रोडक्ट पुलिस स्टेशन भी वजूद में आया है, जहां 17 पुलिस एहलकार और एहलकार इम्तना कानून को मजबूत बनाने में मसरूफ हैं। न्यूज 18 के नुमाइंदे संजय कुमार ने एक्साइज स्टेशन का मुआयना किया। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया और इस फैसले के तहत बिहार के सभी जिलों में यानी 38 जिलों में एक नया थाना अस्तित्व में आ गया है। इस थाने का नाम है उत्पाद थाना। जी हाँ, बिल्कुल एक्साइज डिपार्टमेंट का थाना खुल गया है और यह अहम फैसला लिया सरकार ने, चूंकि शराबबंदी कानून में जो तस्कर थे उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा था और पुलिस के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा वर्कलोड था। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया और उत्पाद थाने को अस्तित्व में लाया गया। तस्वीरों में देखिए, सबसे पहली तस्वीर उत्पाद थाने की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त रजिस्टर और तमाम फाइलों के साथ जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए सहायक आयुक्त जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर FIR लॉन्च होता है। थोड़ा गेस्ट मारेगा, इधर थोड़ा आ जाए। ये थाना जो है ये पहली बार अस्तित्व में आया है या इसके पहले भी अस्तित्व में था बिहार में? नहीं, ये पहली बार आया है और पूरे बिहार में है, सभी जिलों में। सभी जिलों में एक थाना स्थापित किया गया है, एक थाना। तो उत्पाद थाने को क्या रोल दिया गया है, क्या इसका मेन रोल होगा? ये मेन रोल है कि ये भी अब FIR के तरह काम करेगा। जो भी होगा, जैसे कोई केस पकड़ेंगे तो वो पदाधिकारी इन्फॉर्मेंट कहलाएंगे और उसके बाद यहाँ पर केस दर्ज होगा। थानाध्यक्ष उसको मार्क करेंगे कि IO कौन होगा। एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट कैसा रहा है? एक्सपीरियंस क्या बता? अभी तो एक्सपीरियंस बढ़िया लग रहा है और आगे हमको लगता है कि बहुत अच्छा ही रहेगा। कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा थी कि प्रोहिबिशन को स्ट्रांग से स्ट्रांगली किया जाए, उसको और मजबूती दी जाए और सहायक उत्पाद थाना जब एग्जिस्टेंस में आ गया है, काम करने लगा है, 17-18 अधिकारी केवल राजधानी पटना के थाने में है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में उत्पाद थाना जो है वह कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो मकसद है उसको पूरा करेगा और न केवल कन्विक्शन रेट बढ़ेगा बल्कि इसका अल्टीमेटली जो अंततोगत्वा जो लास्ट जो इसका फायदा है वह शराबबंदी कानून को मिलेगा। शराब जो तस्कर होंगे वो जल्द से जल्द जेल के शिकंजों में कसे जाएंगे और जल्द से जल्द उनका त्वरित उनके मामलों का निष्पादन होगा। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।